ऐसी कौन सी स्त्री थी जो हवा खाकर भी जिंदा रहती थी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। मित्रों, इस कहानी को आप बड़े ही ध्यान से सुनना और पूरा जरूर सुनना। दोस्तों, बहुत दिनों पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। राजा के 3 रानियां थी। एक भी रानी से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। राजा के पास में सभी प्रकार के सुख थे, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। प्रजा के लोग भी बड़े ही चैन से रह रहे थे। लेकिन उस राजा के लिए सबसे बड़ी एक मुसीबत थी, क्योंकि उस राजा के राज्य में कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। उसकी 3 रानियां बांझ थी। समाज के सभी लोग उस राजा को निर्वंशिया कहते थे और उन 3 रानियों से बांझ कहते थे। इस प्रकार के शब्दों को सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी थे और राजा हमेशा चिंता में रहता था कि मेरे कोई संतान नहीं है। बहुत दिनों बाद एक रानी ने गर्भ धारण किया। मित्रों, गर्भ धारण की बात सुनकर राजा को बहुत खुशी मिली, अपार खुशी मिली। और खुशी के कारण राजा ने सारे राज्य में उपहार बंटवाए, तोहफे बंटवाए। प्रिय दर्शकों, 9 महीना पूरा होने के उपरांत समय अनुसार उसकी पत्नी के एक पुत्र ने जन्म लिया। धीरे धीरे वह पुत्र बड़ा होने लगा। अब तो 3 रानियां और राजा बड़े ही खुश थे। दोस्तों, अब तो राजा और 2 रानियों का देहांत हो जाता है और धीरे धीरे उससे राजकुमार की माँ भी खत्म हो जाती है। अब तो वह अकेला ही पड़ जाता है। धीरे धीरे वह बड़ा होता है और बड़ा होते ही वह बहुत ही कंजूस होता है। दर्शकों, वह इतना कंजूस हो जाता है कि ना तो राज्य के लिए कुछ करता है और ना ही अपने लिए कुछ करना चाहता है और ना ही अपना घर बसाना चाहता है, ना ही शादी विवाह करना चाहता है। केवल वह उस राज्य में अकेला ही रहना चाहता है और मन में सोचता है, अगर मैं शादी विवाह कर लूंगा या राज्य के लिए कुछ करूंगा या अपने खुद के लिए करूंगा तो उसमें पैसा लगेगा और खर्चा होगा और मैं तो एक भी रुपया खर्च नहीं करना चाहता। मैं तो अपने राज्य के खजाने में धन को इकट्ठा करना चाहता हूँ और इतने दिनों से करता चला आ रहा हूँ। मैं एक भी रुपया खर्चे में नहीं उठाना चाहता। जब वह इस बात को सोचता तो शादी करने के लिए तैयार भी नहीं होता और न ही अपने राज्य के हित में खर्चा करने को तैयार होता। दर्शकों, जब वह राज्य के लिए कुछ नहीं करता तो राज्य की प्रजा भी उससे कुछ नहीं कहती थी। जब उससे शादी करने की बात कहते तो वह कहता कि मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि जब हमारी रानी आएगी वह खाना खाएगी और तब वह खाना खाएगी तो मेरा खर्चा बढ़ेगा और भी उसकी शौकें होंगी जो मुझे पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। दर्शकों, उस राजकुमार के साथ उसका एक नौजवान मंत्री भी रहता था। उस मंत्री ने उस राजकुमार को बहुत समझाया था, लेकिन वह मंत्री की एक भी बात नहीं माना। दोस्तों, उस मंत्री की नीयत ठीक नहीं थी। उसने एक षड्यंत्र रच दिया और एक गरीब लड़की से जाकर मिला। मित्रों, उस लड़की के केवल माता थी, उसके पिता नहीं थे। उस लड़की के घर में वे 2 ही प्राणी थे और वे बहुत गरीब थे। दर्शकों, मंत्री जाकर जिस लड़की से मिला वह बहुत ही सुंदर थी। मंत्री ने उस लड़की की माँ से कहा, यदि मैं तुम्हारी लड़की की शादी उस राजकुमार से करवा दूं तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, उसकी माता बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम हमें मूर्ख बना रहे हो। मंत्री ने कहा, नहीं, मैं मूर्ख नहीं बना रहा हूँ, बस मैं तुमसे जिस प्रकार कहता हूँ तुम वैसे ही करना। लड़की की शादी में उस राजकुमार से ही करवा दूंगा, ये हमारा वादा है। दर्शकों, लड़की की माँ ने कहा कि इससे खुशी की बात तो हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकती। ठीक है, बताओ तुम हमें क्या करना है। मित्रों, मंत्री कहने लगा, मैं राजकुमार से तुमको मिलवा दूंगा और तुम राजकुमार से कहना कि हमारी लड़की सिर्फ हवा ही खाकर जिंदी रहती है, वह भोजन नहीं करती है, सिर्फ हवा को ही अपना भोजन बनाती है। उस लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है, मैं इस प्रकार कह दूंगी, मुझे कहने में क्या फर्क पड़ता है, मेरी लड़की की शादी राजकुमार से हो जाएगी तो मैं इस राजकुमार से बोल दूंगी कि बेटा, केवल मेरी बेटी तो हवा खाकर के ही जीवित रहती है। इतना समझाकर मंत्री वहां से चला जाता है। इधर जब दूसरा दिन होता है तो मंत्री जी राजकुमार के पास पहुंचते हैं। राजकुमार से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे राजकुमार, मुझे एक लड़की ऐसी मिली है जो कि हवा को खाकर के ही जिंदा रहती है।
आप उस लड़की से शादी कर लो, आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपका नाम भी चल जाएगा। दोस्तों, राजकुमार ने मंत्री की बात को सुनकर कहा, ठीक है, हमें उससे मिलवाओ। कहाँ है, किसकी लड़की है, कैसी है, दिखने में सुंदर लगती है या नहीं। दोस्तों, राजकुमार की इस प्रकार की बातों को सुनकर मंत्री उसे वही गरीब लड़की के घर ले जाता है। इधर मित्रों, माँ और बेटी को मंत्री ने पहले ही सिखा रखा था। जैसे ही राजकुमार ने उस लड़की से पूछा कि तुम खाना नहीं खाती हो क्या, तभी उस लड़की ने मना कर दिया, नहीं, मैं सिर्फ हवा खाती हूँ, मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं हवा को खा करके ही जिंदा रहती हूँ। राजकुमार ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं एक भी रुपया खर्च नहीं करूँगा। एक ही साड़ी में तुमको मुझसे शादी करनी होगी। माँ और बेटी ने हाँ कर दिया और कहा, ठीक है। माँ और बेटी की बात को सुनकर राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं कल तुमसे शादी करने के लिए आ रहा हूँ। मित्रों, अगला दिन होता है। वह मंत्री उस राजकुमार की शादी उस गरीब लड़की से करवा देता है। अब तो वह लड़की रानी बनकर राजमहल में आ जाती है। जब वह लड़की राजमहल में आई तो राजकुमार कहता है कि ये हमारा महल है, खबरदार, इस महल में तुमने किसी भी प्रकार का कोई खर्चा करने की जरूरत की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लड़की ने जवाब दिया कि मैं क्यों खर्च करूंगी, हम तो खाना भी नहीं खाते हैं, मैं तो हवा को खाकर ही जिंदा रहती हूँ। दोस्तों, राजकुमार ने कहा, ठीक है। इतना कहकर राजकुमार बाहर घूमने के लिए चला जाता है। इधर दोस्तों, वह मंत्री उस लड़की की माँ के द्वारा खाना बनवाकर महल के पीछे की खिड़की से उस लड़की को रोजाना खिला देता था। वह लड़की चुपचाप खाना खा लेती है और बर्तनों को उसी खिड़की से वापस कर देती है। जब राजकुमार वापस आता है तो कहता है कि हमारे लिए भोजन लगा दो। इतने में ही नौकर खाना लगा देते हैं तो उनकी पत्नी एक हाथ में बिजना लेकर वहीं पर पास में रखी कुर्सी पर बैठ जाती है और उसका पति उसे देखकर बहुत खुश होता है। मन में सोचता है कि मुझे तो ऐसी पत्नी मिली है, ऐसी पत्नी तो किसी को भी नहीं मिल सकती है, जो कि किसी भी प्रकार का खाना भी नहीं खाती है, सिर्फ हवा को खा करके ही काम चला लेती है। दोस्तों, इस प्रकार समय निकलता चला गया। महीने 2 महीने हो गए। इधर लड़की की माँ मंत्री से कहने लगी कि आपके बताए गए रास्ते पर मैं आज तक चलती आ रही हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है खाने के लिए, मेरे पास लाले पड़ रहे हैं। अब मैं अपनी बच्ची को क्या खाना पहुँचाऊंगी? मैं तो पहले से ही बहुत गरीब हूँ और अब तो और भी ज्यादा गरीब हूँ। मैं क्या खिलाऊंगी अब अपनी बेटी को, जिससे हमारी बेटी राजमहल में जिंदा रह सके? और फिर मैं क्यों खिलाऊं अब मैं क्यों खिलाऊं? तुमने मुझे कौन सा फायदा करवा दिया है? पहले मैं जैसी थी वैसी हूँ, उल्टी अब तो मैं ज्यादा गरीब हो गई हूँ। मंत्री कहने लगा, मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ, आप घबराइए मत। अभी वह मंत्री राजमहल में जाता है और देखता है कि राजकुमार वहां पर नहीं है। तो वह उस लड़की के महल में जाता है और कहता है कि जब राजकुमार आए तो तुम जिद करना कि मुझको राज खजाना दिखाओ, और तुम राज खजाना देखने के लिए जाना और घाघरा पहनकर ही जाना, और जैसे ही तुम उस खजाने में जाओ उस समय अपने घाघरे में कुछ चुंबकीय वस्तु को लगाकर ले जाना, और वैसे ही चालाकी से तुम वहां से थोड़ा बहुत ले आना। लड़की ने कहा, ठीक है। इधर मित्रों, राजकुमार के आते ही वह लड़की राजकुमार से कहती है कि हे स्वामी, आप मुझे आज तो राज खजाना दिखाओ। राजकुमार बहुत ही मना करता है, लेकिन वह लड़की जिद पकड़ लेती है। अब तो राजकुमार अपनी पत्नी की जिद के आगे उसे राज खजाना दिखाने के लिए ले गया, क्योंकि मित्रों, कहा जाता है कि इंसान जिंदगी में कहीं पर भी नहीं झुकता, लेकिन 2 जगहों पर झुक जाता है। एक तो अपनी पत्नी के सामने और दूसरा अपने बच्चों के सामने। उसी प्रकार वह कंजूस राजकुमार झुक गया और जिद के आगे झुकना तो पड़ता ही है। जब वह अपनी पत्नी को राज खजाना दिखाने के लिए ले जाता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम देखने तो जा रही हो, लेकिन उसमें से एक भी चीज नहीं उठानी है, सिर्फ देख करके ही आना है। मित्रों, उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं एक भी चीज नहीं लूंगी। जिस प्रकार उस मंत्री ने कहा था, वह लड़की उसी प्रकार नीचा घाघरा पहनकर उसमें कुछ चुंबकीय पदार्थ लगा करके ले जाती है, जिससे उसकी कुछ एसरपियां उसमें चिपक कर चली आएगी।
जब उसे राज खजाने में उसका पति लेकर गया तो वह उस राज खजाने को देखकर चौंक गई और उसने तुरंत अपना नीचे का वो घाघरा लेकर गई थी उसे नीचे छोड़ दिया, जिससे वह बहुत सारे हिस्से में फैल गया और उसमें कुछ मुद्राएं चिपक गई और बड़ी ही चालाकी के साथ वह उन मुद्राओं को बाहर लेकर आ गई। इधर मित्रों उसकी माँ और मंत्री इंतजार में बैठे हुए थे कि कब ये राज खजाने से कुछ मुद्राएं लेकर आए और उसने वे मुद्राएं ले जाकर अपनी माँ को दे दी, जिससे उसकी माँ उन मुद्राओं को बेचकर अपनी बेटी के लिए खाना बनाकर लेकर आने लगी और चोरी छुपे उसे खाना खिला देती थी। लेकिन मित्रों जब भी वह राजकुमार घूमकर आता था तो वह बीजना हाथ में ले लेती और कहती थी कि मैं तो हवा खाती हूँ, खाना नहीं खाती हूँ। लेकिन मित्रों राजकुमार को इस बात का अभी तक पता नहीं चला कि वह खाना खाती है या हवा। अब फिर से वह लड़की अपनी माँ का खर्चा चलाने लगी। इधर दोस्तों उस लड़की को मंत्री से प्रेम हो जाता है। अब तो मंत्री और वह लड़की एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, क्योंकि वह लड़की बहुत ही सुंदर थी और वह मंत्री भी बहुत ही सुंदर और चालाक था। वे दोनों एक दूसरे से घोर प्रेम करने लगते हैं। फिर वह लड़की उस मंत्री से कहती है कि आप मुझसे शादी कर लो। तभी मंत्री कहता है मैं तुमसे शादी कैसे कर लूं, क्योंकि तुम्हारी शादी तो एक राजकुमार से हो गई है, मैं तुमसे शादी क्यों करूं। तब वह राजकुमार की पत्नी उस मंत्री से जिद करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिगर नहीं रह पाऊंगी, किसी प्रकार से कोई रास्ता निकालो और मेरे साथ शादी कर लो। दोस्तों वह मंत्री कहता है ठीक है, मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ जिससे हमारी लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। मित्रों वह लड़की बोली कि मैं कुछ समझी नहीं। तभी मंत्री ने कहा कि मैं कुछ ऐसी चाल चलूंगा जिससे यह राजकुमार हमारे बीच से हट जाएगा और किसी को भी हमारे ऊपर शक नहीं होगा। दोस्तों फिर ऐसा ही होता है। मंत्री को राजकुमार की कमजोरी का पता था। राजकुमार की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका धन और पैसा। उन्होंने अनुमान लगाया कि हम इसके रुपयों को खर्च करेंगे तो शायद ये खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और फिर ये चिंता करके खत्म हो जाएगा। मित्रों हुआ इसी प्रकार एक दिन राजकुमार शिकार खेलने के लिए चला जाता है। 4-5 दिन के लिए वह अपने राज्य से बाहर चला जाता है और मंत्री से कह गया कि मैं 4-5 दिन बाद लौटूंगा। इधर मित्रों क्या होता है, उस लड़की ने राजघराने से कुछ मुद्राएं निकालकर उस मंत्री को दे दी और कहा कि इस घर में लगाने के लिए अच्छे अच्छे पर्दे और अच्छे अच्छे सामान लेकर आओ, जिससे मैं इस महल को सजा सकूं। क्योंकि मित्रों ये तो उस लड़की की और मंत्री की चाल थी उस राजकुमार का रुपया खर्च करने की। मंत्री ने ऐसा ही किया। उसने मकान का बहुत सारा सामान खरीदा और सारे महल को सजाना शुरू करवा दिया। उस लड़की ने जगह जगह पर पर्दे लगवा दिए और महंगी महंगी कुर्सी सोफे सेट मंगवा लिए। दोस्तों कहने का मतलब है कि लड़की ने और मंत्री ने बहुत सारा धन महल को सजाने में ही लगवा दिया। अब तो उन दोनों ने उस महल को इतना बदलवा दिया कि किसी के पहचान में ही नहीं आ रहा था कि यह वही महल है जिसमें राजकुमार रहता था। जब 4-5 दिन के बाद राजकुमार अपने महल में वापस आता है तो दोस्तों वह महल को देखकर महल से वापस होने लगता है, क्योंकि वह अपने महल को पहचान नहीं पाया। तभी वह लड़की वहां आती है और उस लड़की ने भी बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे और गहनों से लदी हुई थी। यह देखकर राजकुमार वहां खड़ा खड़ा क्रोधित होता है और ये कहता है कि ये क्या है, ये सब तुमने क्या किया है, ये तो किसी और का घर है, मैं गलत घर में घुस आया हूँ। तभी लड़की बोली नहीं महाराज, ये तुम्हारा ही घर है। राजकुमार ने कहा तो ये सब किसने किया है। तभी लड़की ने कहा कि ये सब मैंने किया है। तभी राजकुमार बोला कि ये सब तुमने क्यों किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे धन को हाथ लगाने की, या फिर तुमने किसी और से धन लिया है। तभी वह लड़की बोली मैंने तुम्हारे राज्य खजाने में से ही धन लिया है, तुम्हारे राज्य के खजाने में से मैंने धन को लेकर के इस महल की मरम्मत करवाई है और साथ में मैंने अपने लिए भी जेवरात और नए नए कपड़े खरीद लिए हैं। अब तुम इतना धन का क्या करोगे, थोड़ा सा ही तो धन लगा है। दोस्तों इतनी बात सुनकर राजकुमार को बहुत बड़ा झटका लगा और वह जमीन पर गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तभी वह लड़की मंत्री को बुलाती है। मंत्री वैद्य को लेकर के आता है।
तभी पता चलता है कि राजकुमार को दिल का दौरा पड़ा है और उसकी मौत हो गई, क्योंकि वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसका इतना सारा रुपया खर्च हो गया। बस फिर क्या हुआ, मंत्री जी राजकुमार का अंतिम संस्कार कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद वह उस लड़की से शादी कर लेता है, क्योंकि दोस्तों उन दोनों की तो यही चाल थी कि हमारे इस रास्ते से राजकुमार हट जाए और हम दोनों शादी कर लें। उस मंत्री की चालाकी से दोनों के बीच से राजकुमार भी हट गया और वह मंत्री राजा बन गया, सारा धन भी उस मंत्री का हो गया। दोस्तों फिर उन्होंने दोनों ने शादी की और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगी और इस प्रकार रहने से किसी को उन पर शक भी नहीं होता है। तो मित्रों यही स्त्री थी जो हवा खाती थी, लेकिन वह हवा नहीं खाती थी, वह तो भोजन करती थी। हवा खाना तो उसका एक प्रकार का बहाना था, क्योंकि उसे और उस मंत्री को उस राजकुमार का सारा खजाना लूटना था। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ज्यादा कंजूस होना भी गलत है। धन को आप जितना भी इकट्ठा करते हैं वो गलत है, और जो कंजूस लोग धन को इकट्ठा करके चले जाते हैं उनके धन पर किसी और का ही राज्य होता है। वे अपने कमाए हुए धन पर कभी भी सुख नहीं उठा पाते। इसलिए कहा जाता है लोभ कंजूसपन बहुत बड़ा पाप का कारण होता है, और लोभी कंजूस इंसान जीवन भर सुख नहीं कर पाता है। उनकी सारी जिंदगी पैसा इकट्ठा करते करते निकल जाती है और अंतिम समय में वे अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते हैं, और न ही वे सही तरीके से भोजन कर पाते हैं और न ही वे किसी प्रकार का सुख भोग सकते हैं। उनके जीवन में एक इस प्रकार की घटना होती है कि उस घटना से किसी न किसी के माध्यम से लोभी और कंजूस व्यक्ति उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अंतिम समय में उन्हें हार्ट अटैक आकर उनकी मौत हो जाती है, और फिर उनकी धन दौलत पर किसी और का ही राज्य होता है। जिस तरीके से उस कंजूस राजकुमार के खजाने पर मंत्री और उस लड़की का अधिकार हो गया। तो दोस्तों कभी लोभी और कंजूस मत बनना। अधिक लोभी और अधिक कंजूस बनना बहुत ही गलत है। कंजूस भी बनो और लोभी भी बनो, लेकिन इतने मत बनो कि तुम्हारी दौलत पर किसी और का राज्य चले और तुम संपूर्ण सुख से वंचित रह जाओ। तो दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।